दोस्तों आज है मंडे और आपको मालूम है हर मंडे हम लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट टॉक। आज फिर हम इसके एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और आज के समय के हिसाब से एसेट्स क्या है। आज के इस इन्वेस्टमेंट टॉक में हम बात करने वाले हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर, जो हम हर मंडे को एक सीरीज चला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टॉक। उसमें हम आज बात करेंगे असेट्स और लायबिलिटी, यानी आज के हिसाब से असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। क्योंकि आज के समय में कई लोगों के हिसाब से असेट्स कुछ है, कई लोगों के हिसाब से लायबिलिटीज कुछ है। तो आज हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में, या हम अपने पैसे की सेविंग करना चाहते हैं, तो हमें कौन सी चीजें असेट्स समझना चाहिए और कौन सी चीजें हमें लायबिलिटीज समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहित नागवंशी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से आप हमारे चैनल पे आए। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के में, असेट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या है। क्योंकि आज के समय में लोगों को असेट्स कुछ भी समझते हैं, लायबिलिटीज कुछ भी समझते हैं। तो आज थोड़ा सा इसमें क्लियर करना चाहते हैं। तो मैं सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप असेट और लायबिलिटीज से क्या समझते हैं। मेरा एक बेसिक सा सवाल है कि आप असेट और लायबिलिटी को किस तरीके से देखते हैं, मतलब क्या असेट्स हैं और क्या लायबिलिटीज हैं। एसेट्स का मतलब हुआ कि जो हमको पैसा कमा के दें, जिससे हमें पैसिव इनकम आती है, वो हम उसको एसेट्स कह सकते हैं। बिल्कुल। और लायबिलिटीज का मतलब है जिनसे हमारी जेब से पैसा खर्च होता है, उसको हम लायबिलिटीज कह सकते हैं। जैसे एसेट्स में आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, उसके माध्यम से जो हमको पैसिव इनकम आती है, वो हमारे लिए एसेट होती है, जो हमको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके देती है। लायबिलिटीज होती हैं जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो जिनसे हमारी जेब से पैसा जाता है। जैसे काफ़ी सारे हमारे लोन्स हुए या कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे किसी के लिए ज्वेलरी हुई, किसी का कार लोन हुआ। ये जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, ये ज़्यादातर आज लायबिलिटीज ही आप इनको कह सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल बताएंगे कि एसेट बेसिकली आज के हिसाब से ये एसेट्स है, ऐसा कुछ। देखिए, एसेट्स का मतलब हुआ जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपने किया रियल एस्टेट में, तो आपको रेंटल इनकम महीने की आती है, तो वो आपके लिए एक एसेट बन जाती है। कैसे एसेट बन जाएगी भाई, आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में, आपने मान के चलिए एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद के रखी, एक घर खरीद के किराए पे दे दिया, तो आप तो एक तो आपका रियल एस्टेट हर साल आपका 8 से 10% के हिसाब से प्रॉपर्टी बढ़ेगी। तो आपने एक तो वहाँ पे पैसा कमाया, साथ में आपको महीने का कुछ ना कुछ आपको रेंट मिलेगा, तो वो आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। तो पहले तो आपको ये होगा फ़ायदा कि 8 से 10% के हिसाब से आपकी एनुअल रिटर्न आपका मिलेगा, तो आपने एक इनकम वहाँ तय कर दी, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी धीरे धीरे करके, और मंथली का आपको रेंट मिलेगा, तो वो आपके लिए एक पैसिव इनकम हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हो जाएगी। और वही पैसे को हम अगर लायबिलिटीज़ में आते हैं, मान लीजिए उसी पैसे को हम अगर एसेट में ना खर्च करते हुए लायबिलिटी में खर्च किया, मान के चलिए हमने महंगी गाड़ी ले ली। अब गाड़ी हर साल के हिसाब से डेप्रिशिएट होती है, वो बढ़ेगी नहीं। अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो 15 से 20 साल बाद उसकी वैल्यू, 20 साल के बाद तो वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्क्रैप में चली जाएगी, आप उसकी वैल्यू जीरो है। वो अगर 10 लाख रुपए आप किसी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, शेयर बाजार में इन्वेस्ट किया आपने, तो वो 10 लाख के वैल्यू आपके 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी होंगे, 50 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एनुअल रिटर्न क्या है। तो ये फर्क हुआ एसेट में और लायबिलिटीज में। ओके, सो आप बता रहे थे कि असेट्स और लायबिलिटी जैसा आपने बताया। तो मेरा एक और सवाल है कि यूथ के आज का यूथ किस चीज को असेट्स मानता है और किस चीज को लायबिलिटी मानता है। क्योंकि आजकल जो यूथ है, नई जनरेशन है, उनके हिसाब से असेट्स कुछ और है, लायबिलिटीज कुछ और है। तो आप क्या समझते हैं कि आज का यूथ किस तरीके से देखता है इन सब चीजों को। देखिए, आज का यूथ एक्सपेंसेस को अपना एसेट मानता है। जैसे मैंने बताया, महंगी गाड़ी उनके लिए वो एक एसेट हो गई, महंगे मोबाइल्स वो उनके लिए एक एसेट हो गई, महंगी महंगी घड़ी, महंगी महंगी ज्वेलरीज, महंगे कपड़े, आपकी महंगी महंगी ट्रिप्स, वो उनके लिए एक एसेट बन जाती है, लेकिन वो एक लायबिलिटीज़ होती है, उनसे हमारा पैसा खर्च होता है। जबकि वो पैसा अगर वहाँ ना खर्च करते हुए कहीं इन्वेस्टमेंट में लगाएं और एक पैसिव इनकम कमाएं, तो वो हमारे लिए एक एसेट बन के होती हैं। क्योंकि लायबिलिटीज़ में पैसा डेप्रिशिएट होता है और एसेट में पैसा आपका बढ़ता है, मतलब एक एनुअल रिटर्न अप्रिशिएट होगा आपका 8% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, या शेयर बाजार की बात करें तो 20-25% के हिसाब से पैसा आपका एनुअल रिटर्न देता है। और लायबिलिटीज़ में पैसा आपका घटेगा। आपकी वैल्यू 10 लाख की अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है लायबिलिटी में, तो एक समय आने के बाद उसकी आधी से भी आधी हो जाएगी। जबकि आप एसेट में वो पैसा लगाते हैं, उसका डबल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना या 100 गुना भी हो सकता है।
तो ये होता है। और आज का यूथ सबसे ज़्यादा लाइबिलिटीज़ में पैसा खर्च कर रहा है। मतलब कुछ एग्जांपल देंगे कि यूथ किस तरीके जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि आजकल कि कम सैलरी वाला इंसान भी आजकल महंगे महंगे फ़ोन लेके घूम रहा है। अच्छा। और सबसे कॉमन चीज़ जो देखी गई है कि जैसे आप किसी की सैलरी 20 से 30 हज़ार रुपये महीना भी है, लेकिन वो 1 लाख से ऊपर का आप उसके पास एक नॉर्मल फ़ोन देख सकते हैं। और वो फ़ोन लेता कैसे, EMI प्रोसेस पे, क्योंकि आजकल 80 से 80% के लगभग चीज़ें EMI पे हो रही है। महंगी महंगी गाड़ी लेगा, यानी मान के चलिए उसकी कैपेसिटी है 5 लाख तक की गाड़ी लेने की, उस पर आपको 15 से 20 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। वो EMI पे लेता है, वो कि EMI पे उसको चीज़ें मिल जाती हैं। महंगे महंगे उसके पास और गैजेट्स मिलते हैं, जैसे उसके पास लैपटॉप होगा वो भी वो एकदम एक्सपेंसिव खरीदेगा, एक्सपेंसिव घड़ियाँ पहनेगा। तो वो EMI के चक्कर में उसको सारी चीज़ें मिल जाती है तो वो आराम से ले लेता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी जो सैलरी होती है वो EMI में चली जाती है, लाइबिलिटीज़ में जाती है, और एसेट में जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो लगभग ज़ीरो ही होता है। और आज का यूथ एसेट जो है वो लाइबिलिटीज़ में पूरा पैसा खर्च करता है, और उसी को जिसको बोलते हैं शो बिजनेस, उसको वो अपना एक एसेट मान के चलता है। सो दोस्तों यहाँ पे एक देखो नोट करने वाली बात है, अगर देखें जैसे सर बता रहे थे यूथ जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, मोबाइल हुए, हालांकि आजकल लोगों का थोड़ा सा शौक भी बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा EMI पे खर्च कर देते हैं। अगर मान लीजिए जैसा सर बता रहे 20,000 किसी की सैलरी है, 50,000 सैलरी है, तो महीने की वो 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक की तो EMI दे रहा होता है। तो ऐसे में जो उसके पास है सामान, जैसे कार हुआ कुछ भी, तो उसको लगता कि असेट्स है, लेकिन ये असेट ना होकर लायबिलिटीज है, क्योंकि हर महीने उसे पे करना पड़ रहा है, और इनकी डेप्रिसिएशन लगने के बाद एक समय के बाद वैल्यू भी खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भ्रम फैला हुआ मार्केट में कि यूथ को लेके या इन्वेस्टर को लेके कि भाई ये कार वगैरह उनके असेट्स होती है, थोड़ा सा ये शो बिजनेस चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अलग ट्रैक से ले जाती है यूथ को। तो सर आपने ये अभी यूथ के बताया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल ये मार्केट में देखने को जनरली मिलता है। लेकिन मेरे एक सवाल और आपसे इस बीच में आता है कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी एसेट्स ऐसी है जहां हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां हमें कुछ अच्छे रिटर्न मिल सके, जिससे हमारी एक वेल्थ क्रिएट हो सके? देखिए, एसेट के लिए सबसे अच्छा है, सबसे नंबर 1 पे आता है शेयर बाजार, क्योंकि सबसे बेहतरीन रिटर्न, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको उसी में मिलती है। आपको डिविडेंड के माध्यम से एक पैसिव इनकम भी मिलती है, और आप उसमें 10,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और अपने सैलरी के हिसाब से, अपनी सेविंग्स के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर देख सकते हैं तो म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छे हैं, आप उसमें भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे तो 10-12% का रिटर्न मिलता है एनुअली, तो वो भी एक एसेट के वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छा है। और अगर आपके पास और अच्छी वेल्थ है या पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको रेंटल इनकम मिलेगी, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी पैसिव इनकम है। और 8 से 10% के हिसाब से एनुअल आपका रियल एस्टेट बढ़ता है, तो वो आपके लिए एक नेटवर्थ आपकी इंक्रीज होती है, तो वो भी आपकी एक नेटवर्थ बढ़ाएगा, आपके लिए एक एसेट क्रिएट करेगा। सो आप बता रहे थे कि शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड तो ठीक है, लोगों को समझ में आता है, लेकिन शेयर बाजार में थोड़ा सा रिस्क रहता है, जैसे पैसा डूबने का डर रहता है, रिटर्न नहीं मिल पाते, समझ नहीं होते, तो उसको कैसे आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि शेयर बाजार में हर कोई इन्वेस्ट कैसे करे, क्योंकि शेयर बाजार थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है। देखिए, रिस्की बिजनेस है भी और नहीं भी। अगर आप उसको थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी अच्छी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं, और उस फाइनेंशियल एडवाइज़र के माध्यम से आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसे को, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटर्न तो वहीं मिलेगा भाई। जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो भी जाते तो शेयर बाजार में ही है ना, पैसा तो आपको वहीं से मिलता है। तो आप डायरेक्टली, जब आपको डायरेक्टली 20-25% इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है, तो आप 10-12% क्यों ले रहे हो भाई? आप डायरेक्ट शेयर बाजार में आइए, इन्वेस्ट कीजिए। खुद नहीं कर सकते तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की आप सलाह ले सकते हैं, और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई इतनी मतलब इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसकी स्टडी करके, क्योंकि जोखिम होता है इसमें, कोई मतलब सोचने की बात नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पूरी तरीके से सोचें कि पैसा डूब जाता है। तो अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बिल्कुल बनेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे देखो, देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हालांकि तरीके और भी हैं, लेकिन यहाँ से अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। वो एक रियल एस्टेट सेक्टर है आपका, म्यूचुअल फंड है और शेयर मार्केट है। तो रियल एस्टेट में आपका पैसा एक तरीके से सेफ रहता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होती है उसमें। म्यूचुअल फंड में दूसरा कोई मैनेज करता है आपके पैसे को, इसलिए वहां पर रिटर्न थोड़े कम होते हैं। शेयर बाजार में अच्छे रिटर्न होते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है। तो यहाँ पे जैसे सर ने बताया कि उसकी अगर हम स्टडी करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें तो हम वहां पे अच्छे से रिटर्न बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में सेफ तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
क्या वो तरीका है, हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में कैसे सेफ तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सर आपने अभी बताया 3 तरीके इन्वेस्टमेंट करने के बहुत अच्छे हैं और कहीं ना कहीं अच्छी वेल्थ इन्हीं से क्रिएट होती है देखा जाए तो। सो मेरा एक आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी के पास उतने पैसे ना हो इन्वेस्ट करने के लिए कि वो ज्यादा पैसा लगाए शेयर मार्केट में, तो कम पैसों में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं कम पैसों में, अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो? देखिए, किसी के पास पूरे मतलब 1 साल के अंदर 10,000 रुपये तो लगभग वो जोड़ सकता है। मतलब 1,000 रुपये भी महीना जोड़ेगा तो साल के 12,000 रुपये होते हैं, हम तो 10,000 की बात करते हैं। और वो 10,000 रुपये वो सेव करके एक अच्छी कंपनी की वो थोड़ी सी स्टडी करे। इंटरनेट पे सारी चीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारी। जब आप NSE BSE की साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारी कंपनीज मिल जाएंगी। या तो आप खुद उसको रिसर्च कर सकते हैं या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। मतलब किसी ऐसे टिप्स के भरोसे ना जाएं या किसी गलत आदमी के ऊपर नहीं करें, या तो खुद उसकी स्टडी करें या किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और उसके बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें। ये तो शेयर मार्केट होगा। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो, म्यूचुअल फंड के लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आप तो खुद स्टडी करें या किसी अच्छे जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, आप उनकी पहले थोड़ी सी पड़ताल करिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करें और उसके बाद उनकी सलाह पे आप थोड़े थोड़े फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और लेकिन उसका चलो थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका चेक करें कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर उनका प्रॉपर है या प्रॉपर तरीके से उनकी वर्किंग है, और उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो जब शेयर मार्केट में अगर हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले रहे हैं या हम उसकी सलाह मान रहे हैं, तो ये चीज देखना जरूरी है कि वो सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी उसके पास सेबी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो आप ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ना लें, ऐसे में आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। सो कभी भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें उससे पहले आप उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे और उसको आप सेबी की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं कि वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे कि वो सेबी की वेबसाइट पे कैसे चेक करते हैं, हम ये भी बताएंगे। सो दोस्तों, इस सीरीज जो हम चला रहे हैं इन्वेस्टमेंट टॉक, इसमें हम आगे और बात करेंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और आपको इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सो आप इनको भी देखिए। धीरे धीरे बेसिक से यानी बिगिनर लेवल से हम सारी चीजें आपको क्लियर करते जाएंगे, समझाते जाएंगे, जिससे आपको शुरुआत से समझ में आए कि शेयर मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, असेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, सेविंग्स कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आए, बेसिक तरीके से समझ में आए, इसका लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं। सो आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे आपको सारी चीजें बताएंगे कि शेयर मार्केट में आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सेफ तरीके से बिना किसी की मदद लिए हुए, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे चेक करते हैं, और साथ ही साथ अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है हमको तो वो कैसे करते हैं। तो आने वाले हम वीडियो में बताएंगे और धीरे धीरे करके हम आपको कंपनी पे रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे सही कंपनी फाइंड करते हैं, कैसे चीजों को फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें हम इसी इन्वेस्टमेंट टॉक में हम बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज आगे चलने वाली है, काफी लंबी चलने वाली है। आप लोग इस सीरीज को अगर पसंद कर रहे हो, अगर पसंद आ रही हो आपको, तो अपने दोस्तों परिजनों में जरूर शेयर किया करें और नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो हम चाहते हैं कि अपने इस चैनल के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट टॉक के माध्यम से लोगों को बेसिक से बेसिक जानकारी पहुंचा पाए। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, 1,000 रुपए से भी शुरू करना चाहता है, SIP के माध्यम से 500 रुपए से भी शुरू कर सकता है अपना इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी चीजें हम आगे बताने वाले हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, सेविंग्स की बात करेंगे और इसमें शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्वेस्टमेंट टॉक सेशन एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों को शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।